हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को डील करने वाले हैं। उन वाक्यों को जिसमें पहचान वाले शब्द के पीछे वर्ब नहीं आता है। जैसे कुछ वाक्य हैं, एक समस्या थी, उसके कई दोस्त थे, क्या तुम बहादुर थे, कई लोग खुश थे। तो आप देखेंगे इन सभी वाक्यों में था, थे, थी शब्द आया लास्ट में, और इन शब्दों के ठीक पहले जो शब्द दिख रहा है वो शब्द वर्ब नहीं है। खुश वर्ब नहीं है, भीड़ वर्ब नहीं है। जैसे एक समस्या थी, तो थी के पहले समस्या, ये वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें ना नहीं लग सकता है। कुछ लोग खुश थे, खुश वर्ब नहीं है क्योंकि खुश में ना नहीं लग सकता है। तो जिन शब्दों में ना अक्षर जोड़ने पे शब्द गलत लगे, जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसको हम लोग वर्ब नहीं कहते हैं। वो शब्द या तो संज्ञा हो सकता है, या विश्लेषण हो सकता है, या प्रपोजिशन हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो शब्द वर्ब नहीं हो सकता है। तो अगर ये शब्द वर्ब ना हो तो किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, उसी का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लें कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। जब वर्ब ना हो तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है कि वाक्य के अंत में था, थे, थी, या होता था, होती थी, होते थे, या हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्द दिए होते हैं, और इन शब्दों के पहले जो शब्द आएगा वो वर्ब नहीं होता है। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। और एक्टिव का एलपीओ लगेगा तो क्या लगाते हैं, एलपीओ में डिड लगाते हैं, और पैसिव का एलपीओ लगेगा तो क्या लगता है, वॉज या वर लगता है। ये थी छोटी सी जानकारी पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जब वाक्य में वर्ब ना हो तो। अब हम लोग जिन वाक्यों को डील करने वाले हैं उन वाक्यों में से सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और मेरे बोर्ड पे देख सकते हैं। वो वाक्य है, दुकान में बहुत भीड़ थी। तो अब देखिए सबसे पहले कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट क्यों है। तो देखिए वाक्य के अंत में थी लगा हुआ है, और थी के पहले जो शब्द दिख रहा है भीड़, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें जब ना अक्षर जोड़ के देखेंगे तो वाक्य ये जो शब्द है सुनने में गलत लगेगा। भीड़ ना जैसा कोई शब्द नहीं होता है। तो अर्थ ये निकला कि ये वर्ब नहीं है और उसके साथ थी लगा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। एक बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, जब वर्ब ना हो तो क्या किया जाता है, किस तरह सब्जेक्ट खोजा जाता है, आपने पिछले वीडियोस में भी देखा है। उसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट खोजना पड़ता है। सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, किस जगह, उसी शब्द के पीछे जिसको अभी हम लोगों ने कहा है कि वर्ब नहीं है। जैसे यहाँ भीड़ लिखा है, तो भीड़ के पीछे किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि उन शब्द के पीछे जो शब्द आ रहा है, क्या अंग्रेजी बनाते समय दोनों शब्दों को जोड़कर बनाएंगे कि वो अलग अलग रहेंगे शब्द। तो देखिए बहुत भीड़ को एक साथ बनाएंगे, टू मच रश, यही बनाने वाले हैं। जब ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत भीड़ की इंग्लिश लगाएंगे, टू मच रश या ग्रेट रश, ए लॉट ऑफ रश, यही कुछ कहेंगे। तो अर्थ ये हुआ कि ये दोनों शब्द मिलकर एक शब्द हुआ। तो जब आप किसके पास शब्द लगा के प्रश्न करेंगे तो किसके पास शब्द यहाँ पर लगा के करिएगा। किसके पास बहुत भीड़ थी, ये प्रश्न होना चाहिए, किसके पास बहुत भीड़ थी। क्या उत्तर मिला, उत्तर नहीं मिला। उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ ये हुआ, किसके पास लगा के उत्तर नहीं मिला तो अर्थ हुआ कि इसमें पैसिव का एलपीओ लगाएंगे, एक्टिव का एलपीओ नहीं लगाएंगे। और जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वॉज या वर लगता है। और दूसरी बात, जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो हैव का प्रयोग वर्ब के स्थान पर नहीं किया जाता है। हैव का प्रयोग वर्ब के स्थान पर नहीं किया जाता है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे वॉज लगाएंगे कि वर लगाएंगे, क्योंकि अभी आपने जब किसके पास लगा के प्रश्न किया उत्तर तो मिला नहीं। इस प्रश्न के करने पर सिर्फ एक बात, दो बात पता चली कि इसमें एक्टिव का एलपीओ नहीं लगेगा, पैसिव का लगेगा, और वर्ब की जगह हैव नहीं लगेगा। लेकिन ये नहीं पता चला कि सब्जेक्ट क्या है। तो इस केस में जब किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं उत्तर नहीं मिलता है, तो कौन शब्द लगाकर और क्या चीज शब्द लगाकर भी प्रश्न करना पड़ता है सब्जेक्ट खोजने के लिए। वो भी कहाँ पर, उसी जगह जहाँ पे आपने किसके पास लगा के प्रश्न किया था, यानी इस जगह कौन बहुत भीड़ थी या क्या चीज बहुत भीड़ थी। क्या इस प्रश्न का उत्तर मिला, इस प्रश्न का भी उत्तर इस वाक्य में नहीं मिला। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। और ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट ना हो और वर्ब भी ना हो तो वहां पे सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। और अगर देयर का प्रयोग किया जाता है तो एलपीओ क्या लगाएंगे, एक्टिव का लगाएंगे, पैसिव का, वो तो पहले ही निश्चित हो चुका है कि पैसिव का ही एलपीओ लगाना है। जब आपने किसके पास लगा के प्रश्न किया उत्तर नहीं मिला तो उसी समय ये निश्चित हो चुका था कि इस वाक्य में पैसिव का एलपीओ लगेगा। लेकिन ये नहीं पता चल पाया था कि एक वचन का एलपीओ लगेगा कि बहुवचन का। तो अब क्या किया जाए, तो ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे जो लिखा है बहुत भीड़, ये एक वचन है कि बहुवचन है, इसी के अकॉर्डिंग एलपीओ डिसाइड होगा। तो ये जो बहुत भीड़ जो शब्द लिखा हुआ है इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, इसलिए इसको एक वचन माना जाता है। एक वचन माना जाएगा तो वॉज का प्रयोग होगा, एलपीओ के स्थान पर वॉज लगाएंगे।
हेल्प यू मिल गया, अब ट्रांसलेशन करेंगे। ये एक सकारात्मक वाक्य है, दुकान में बहुत भीड़ थी, तो सकारात्मक वाक्य के स्ट्रक्चर को देखेंगे और सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट की इंग्लिश, और सब्जेक्ट ना हो तो देयर लगाओ, ये लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देयर बना लगते हुए ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे देयर। नंबर 2 लिखा है हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू आपके सामने वॉस। नंबर 3 नॉट, नॉट तो है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, यानी वॉस के साथ अगर बी या बीन लगा होता है तो उसको हम लोग बचा भाग कहते हैं, तो बचा भाग तो है नहीं इसमें, छोड़ देंगे। नंबर 5 पहचान वाले शब्द के पहले आने वाले शब्द की अंग्रेजी, तो पहचान वाला शब्द है थी, उसके पहले आने वाला शब्द है बहुत भीड़, तो बहुत भीड़ की इंग्लिश बना देंगे टू मच रश या अ लॉट ऑफ रश, जो भी समझ में आए लिख सकते हैं, टू मच रश। ट्रांसलेशन पूरा हुआ, लेकिन बचा क्या रह गया? जो भी चीज़ बचा रह जाता है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करने के बाद जो कुछ बचा रह जाता है उसको बस पीछे से बनाना शुरू करते हैं। तो बचा क्या? दुकान में, तो पहले में की बनाएंगे इन, फिर दुकान की बनाएंगे इन द शॉप। देयर वॉज टू मच रश इन द शॉप। अगला वाक्य है उस घटना के कई लोग गवाह थे। उस घटना के कई लोग गवाह थे के पहले लिखा गवाह। गवाह शब्द वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें ना अक्षर जब आप जोड़ के देख रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। गवाह ना ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं तो फिर क्या करेंगे? किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, ताकि हमें सब्जेक्ट मिल जाए और ये पता चल जाए कि इसमें एक्टिव का लगेगा, हेल्प यू कि पैसिव का। तो किसके पास लगा के प्रश्न करना पड़ेगा? किस जगह? यहीं पे गवाह के पीछे। तो गवाह शब्द के पीछे किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे? किसके पास गवाह थे? किसके पास गवाह थे? क्या इस प्रश्न का उत्तर मिला? क्या ये प्रश्न सुनने में सही लग रहा है? किसके पास गवाह थे? प्रश्न सही लग रहा है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं है। उस घटना के कई लोग गवाह थे, तो किसके पास गवाह थे? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अगर नहीं मिला किसके पास लगा के प्रश्न करने पे, तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, क्या करेंगे? पैसिव का हेल्प लगाएंगे। पैसिव का हेल्प लगाएंगे यानी वॉज या वर का प्रयोग होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि वॉज लगेगा कि वर, क्योंकि अभी सब्जेक्ट आपने नहीं खोजा है। किसके पास लगा के प्रश्न करने पे उत्तर नहीं मिला है, तो किसके पास लगा के प्रश्न करने पे उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब सब्जेक्ट तो भी नहीं मिला, लेकिन ये जरूर डिसाइड हो गया कि इस वाक्य में पैसिव का हेल्प लगेगा, वॉज या वर लगेगा। दूसरी बात एक और डिसाइड हुई, वो ये कि हैव नहीं लगेगा, वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या क्या चीज शब्द लगा के प्रश्न करना पड़ेगा। इसी जगह जहां पे हमने किसके पास लगा के प्रश्न किया था, तो कौन गवाह था? कौन गवाह था? तो लिखा उत्तर कई लोग, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो उत्तर मिल गया। तो उत्तर मिल जाने का मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्प यू लगाएंगे। सब्जेक्ट है कई लोग, कई लोग होता है बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या लगता है? वर लगता है, तो यहाँ पे हेल्प यू की जगह वर का प्रयोग होगा। एक बात क्लियर हो गई। अब ट्रांसलेशन करेंगे, ये भी एक सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाओ, तो इस वाक्य में तो सब्जेक्ट है तो देयर लगाएंगे नहीं, तो सब्जेक्ट क्या है? कई लोग, मैनी पीपुल। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू आपके सामने वर, मैनी पीपुल वर। नंबर 3 नॉट, नॉट तो है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, वर के साथ बी या बीन, बीन कुछ नहीं लगा है, छोड़ देंगे। नंबर 5 पहचान वाले शब्द के पहले आने वाले शब्द की इंग्लिश, थे के पहले आ रहा है गवाह, गवाह की इंग्लिश हो जाएगी विटनेस। अब हो गया ट्रांसलेशन पूरा, लेकिन अब बचा क्या रह गया? उस घटना के, तो के की इंग्लिश यहाँ पे होगी टू। क्यों टू होगी? क्योंकि जब भी विटनेस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो विटनेस शब्द के बाद अगर कोई संज्ञा आ रही है, और संज्ञा यानी संज्ञा क्या आ रही है? घटना, और संज्ञा के बाद के शब्द लगा हो, के का की कुछ लगा हो, तो यहाँ पे टू लगाना पड़ता है। ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं इसको, यानी कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिसके बाद प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। अगर कोई दूसरी संज्ञा से वो संज्ञा जुड़ रही हो, तो दो संज्ञाओं के बीच में कोई शब्द दिया होता है जिसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक। तो हमें वो याद रखना पड़ता है कि भाई इस संज्ञा के साथ ये प्रीपोजिशन लगेगा। अंग्रेजी में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि आपको याद रखना पड़ता है कौन से शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। हालांकि सारे संज्ञाओं के साथ अगर देखा जाए तो प्रीपोजिशन नहीं आता है, लेकिन मैक्सिमम के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगा होता है। अगर वो दो संज्ञा जुड़ी हो तो निश्चित रूप से उसके बीच में संज्ञा जरूर आएगी, जरूर आएगी। अगर दो संज्ञाएं जुड़ रही हों, क्योंकि दोनों संज्ञाएं जब जुड़ती है तो बीच में जरूर कोई प्रीपोजिशन लगा होता है। का, के, की, में इत्यादि शब्द जरूर लगे होते हैं, खासकर का, के, की या को जरूर लगा होता है। का, के, की या को, इसमें से कोई चार में से कोई एक शब्द जरूर दिखाई देगा अगर दो संज्ञाएं जुड़ रही हो तो। क्लियर है? उस केस में आपको या तो ऑफ लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग ऑफ कहते हैं, या जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वो लगाना पड़ता है। तो यहां पर विटनेस के साथ टू लगता है, इसलिए टू लगा रहे हैं। अब बचा क्या? उस घटना, दैट इंसिडेंट।
तो मैनी पीपल वर विटनेस टू दैट इंसिडेंट। क्लियर? वाक्य है अकाउंट में पैसा नहीं था, ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि था शब्द के पीछे जो लिखा है पैसा, ये वर्ब नहीं है। पैसा शब्द के साथ ना अक्षर जोड़ के देखिए, वर्ब शब्द सुनने में गलत लग रहा है, वर्ब नहीं है। तो किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किसके पास पैसा था, किसके पास पैसा था। तो यहाँ पे नहीं लिखा है किसके पास पैसा था, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर से यही कि पैसे पे एलपी लगाना है, वॉज या वर लगाना है। अब सब्जेक्ट तो मिला नहीं, तो कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करना पड़ेगा ताकि ये पता चल पाए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। तो कौन पैसा था या क्या चीज़ पैसा था। प्रश्न सही जगह लगाना है, प्रश्न सही जगह लगा के करना है। अगर आपने गलती से यहाँ पे लगा के प्रश्न किया कि कौन था, क्या चीज़ था, तो आपको उत्तर मिलेगा पैसा। तो आप सोचेंगे पैसा शब्द सब्जेक्ट है, यही गलती होती है। ये अगर गलती आप करने से बच जाएं तो इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे ही आपको प्रश्न करना है जहाँ पे आपने किसके पास लगा के प्रश्न किया था। तो कौन पैसा था, क्या चीज़ पैसा था, इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं दिया है। तो इसका अर्थ क्या निकला, कौन या क्या चीज़ लगाने पे भी उत्तर ना मिले तो उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है और वहाँ पे देयर प्रयोग होगा सब्जेक्ट के स्थान पर। और जब सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग होता है तो आपको हेल्प यू अब ये देख के तय करना पड़ता है कि जिस शब्द के पीछे आपने किसके पास या कौन या क्या चीज़ लगा के किया था वो शब्द एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ लिखा है पैसा, पैसा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको भी एक वचन माना जाता है। तो यहाँ पर भी हेल्प यू के स्थान पर वॉज का प्रयोग होगा। अब अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। उन शब्द को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद उसमें 2, 3, 4 लगा के देखिए, अगर वो सुनने में सही लगेगा तो उसको कहेंगे काउंटेबल है, नहीं सही लगेगा तो उसको अनकाउंटेबल कहेंगे। जैसे पैसा मतलब होता है मनी, मनी के साथ 2, 3, 4 लगाइए, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, 5 मनी, सुनने में सही लग रहा है, नहीं सही लग रहा है, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे वॉज लग रहा है। क्लियर? आप चलिए साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, तो सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट नहीं हो तो देयर लगाओ, ये बोल रहा है। तो इस वाक्य में तो देयर लगा नहीं है तो सबसे पहले लिख देंगे देयर। नंबर 2 लिखा एलपीओ का पहला भाग, एलपीओ में वॉज, देयर वॉज। नंबर 3 लिखा नॉट, इस वाक्य में नॉट है तो नॉट लिख देंगे, देयर वॉज नॉट। नंबर 4 एलपीओ का बचा भाग, इसमें बचा भाग नहीं है, बी या बीइंग नहीं लगा हुआ है। नंबर 5 पहचान वाले शब्द के पहले आने वाले शब्द की इंग्लिश, पहचान वाला शब्द था उसके पहले आ रहा पैसा, पैसा की इंग्लिश होगी मनी, देयर वॉज नॉट मनी। अब ट्रांसलेशन पूरा हो गया। जब ट्रांसलेशन पूरा हो जाए तो बचे हुए वाक्य में जो शब्द होते हैं उसको पीछे से बनाना शुरू करते हैं। जैसे अकाउंट में लिखा है तो पहले मेक इंग्लिश बना लेंगे, इन द अकाउंट देयर वॉज नॉट मनी इन द अकाउंट। अगला वाक्य, वह किस सीट पर बैठा हुआ था, वह किस भी सीट पर बैठा हुआ था। इसमें लास्ट में देखिए कि क्या है, पहचान वाला शब्द है, इसमें पहचान वाला शब्द है हुआ था, हुआ था, हुई थी, हुए थे, होता था, होते थे, होते थे, था, थे, थी। और इसके तुरंत पहले क्या लिखा है ये हमें देखना होता है, बैठा, ये शब्द वर्ब नहीं है, बैठा। ध्यान दीजिए, बैठा, बैठा मतलब आपकी स्थिति को बता रहा है कि बैठा हुआ है, कोई बैठा है, ऑलरेडी कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी स्थिति है कि वो बैठा है। तो इस सब को अब आप वर्ब की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अगर ये लिखा होता है कि वो बैठ रहा था, वो बैठ रहा था, तब ये आपको लग रहा है कि कोई काम हो रहा है, यानी कोई खड़ा है, फिर वो इसे इस तरह उसकी पोजीशन बदल रही है, वो नीचे की ओर जा रहा और वो बैठ रहा है, बैंड हुआ, बैठा, तो आपको लगा कि ये काम हुआ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बैठा अगर हम कह रहे हैं वो बैठा हुआ था तो आपको लग रहा कि आपके दिमाग में जो इमेज बन रहा है वो ये दिखा रहा है कि एक शख्स है, वो कहीं पे ऑलरेडी फिक्स्ड है, कहीं पे बैठा हुआ है, वो मोशन में नहीं है। मोशन में नहीं होने का मतलब ये नहीं हुआ कि जरा से भी हिल डुल नहीं रहा है, लेकिन ये है कि उसका हाथ, उसका पैर तो नहीं हिल रहा है, यानी पैर फोल्ड है या इस पोजीशन में बैठा, इस पोजीशन में है कि उसमें पूरी तरह से उसके हिप के नीचे वाला मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वो बैठा हुआ है, उसको वर्ब नहीं मानेंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये सारे शब्द कंफ्यूज करने वाले होते हैं। मैं एक ट्रिक बता दूं, कभी भी हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ था, हुई थी, हुए हैं, हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये शब्द दिखे तो उसके पहले जो शब्द आता है वो कभी वर्ब नहीं हो सकता है, कभी वर्ब नहीं हो सकता है, ये श्योर है। क्लियर? तो यहाँ पे बैठा शब्द वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, इसी जगह किसके पास बैठा हुआ था, किसके पास बैठा हुआ था, यहाँ पे उत्तर नहीं मिला, किसके पास बैठा हुआ था, इसका उत्तर नहीं मिला, तो कौन लगा के प्रश्न करिए। अच्छा, जब किसके पास लगा के प्रश्न करिए उत्तर नहीं मिला तो आपको मालूम है पैसिव का हेल्प यू लगेगा, एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगेगा और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो कौन लगा के प्रश्न करेंगे ताकि सब्जेक्ट मिल जाए। कौन बैठा हुआ था, उत्तर मिला, वह बैठा हुआ था, वह सब्जेक्ट। अगर वह सब्जेक्ट है तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ क्या लगता है, वॉस, तो हेल्प यू की जगह वॉस लगेगा। अब ट्रांसलेशन करेंगे, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें लिखा किस सीट, पूछ रहा है वो किस सीट पे बैठा हुआ था, तो इससे पता चलता है कि एक प्रश्नवाचक वाक्य है।
तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH का मतलब आप जानते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, यानी कौन, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, वगैरह वगैरह, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है किस। किस का मतलब होता है कौन सी। हम लोग आम तौर पे कौन सी न लगा के किस लगा के कहीं कहीं पे बोल देते हैं। जैसे वो कौन सी सीट पर बैठा हुआ था भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने कह दिया वो किस सीट पर बैठा हुआ था। तो किस सीट या कौन सी सीट एक ही बात है। तो यहाँ पे किस शब्द की इंग्लिश होगी विच। तो पहले लिख देंगे विच। नंबर 2 लिखा है WH के साथ वाली संज्ञा। तो देखिए किस शब्द के साथ जो शब्द है सीट, ये एक संज्ञा है, ये एक संज्ञा है, तो इसकी इंग्लिश इसके बगल में बना देंगे सीट। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो है वॉज। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, ही। नंबर 5 नॉट, है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग, इसमें बी या बीइंग कुछ नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 7 पहचान वाले शब्द के पीछे आने वाले शब्द की अंग्रेजी। तो था के पीछे आ रहा है बैठा हुआ, हुआ था के पीछे लिखा है बैठा या बैठा हुआ, जो भी समझिए, उसकी इंग्लिश होती है सिटिंग। अब आप बोलेंगे आईएनजी लगा है तो इसका मतलब ये वर्ब है। मैंने पहले भी कहा है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें आईएनजी लगा हुआ दिखाई देता है या एडी लगा हुआ दिखाई देता है, तो आप उसको वर्ब समझने की गलती ना करें। क्लियर है। तो यहाँ पे होगा सिटिंग। अब क्या बचा रह गया, पर। ये जो पर लिखा है इसकी इंग्लिश या तो लास्ट में बना दीजिए या शुरू में लिख दीजिए। प्रीपोजिशन अगर बचा रह जा रहा है तो लास्ट में भी लिख सकते हैं ऑन, शुरू में लिख सकते थे ऑन। ऑन विच सीट वॉज ही सिटिंग या विच सीट वॉज ही सिटिंग ऑन, आपकी जो चॉइस है आप कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें प्रीपोजिशन लास्ट में लगाना ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर। अगला वाक्य है छोटा सा वाक्य, क्या कोई नहीं था। छोटा सा वाक्य, था शब्द के पीछे देखेंगे क्या लिखा है, था के पहले लिखा है कोई। था के पहले लिखा है कोई। ये जो नहीं शब्द है इसको इग्नोर किया जाता है, पहले ही बता चुके हैं। अगर पहचान वाले शब्द के पीछे नहीं शब्द लिखा हो या क्यों शब्द लिखा हो तो इस केस में दोनों को इग्नोर कर कर उसके पीछे जो शब्द है उसको देखा जाता है, वो वर्ब है कि नहीं वो देखा जाता है। तो यहाँ पे जो कोई शब्द लिखा है ये वर्ब नहीं है, इसमें ना अक्षर जोड़ के देखिए कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता, तो ये वर्ब नहीं है। तो वर्ब नहीं है तो फिर क्या करेंगे, किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे। किसके पास कोई था, किसके पास कोई था, इसका उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में भी पैसिव का हेल्प लगेगा, यानी वॉज या वर लगेगा और हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे वॉज लगेगा कि वर लगेगा ये तो अभी पता नहीं चला, क्योंकि सब्जेक्ट मिला नहीं। किसके पास लगा के आपने प्रश्न किया उसका उत्तर मिला नहीं, तो क्या करेंगे, कौन लगा के प्रश्न करेंगे। कौन कोई नहीं था, कौन कोई नहीं था, या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करेंगे, क्या चीज़ कोई नहीं था। ये ध्यान रखिएगा प्रश्न सही जगह पे लगा के करना है। आप यहाँ पे लगा के अगर कर देंगे कौन कोई, कौन था तो उत्तर मिल जाएगा कोई था, कौन था कोई था, तो ये उत्तर गलत निकलेगा क्योंकि आप प्रश्न गलत जगह लगा के कर रहे हैं। इसलिए बार बार बात मैं आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप प्रश्न करेंगे तो वो पोजीशन क्या होगा जहाँ पे आपको प्रश्न करना है उसका विशेष ध्यान रखिएगा, तभी ये सब फॉर्मूले काम आएंगे। नहीं तो फिर आप जिस तरह से अब तक बनाते चले आ रहे हैं उसी तरह से बनाते चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करना आपके लिए बहुत कठिन होगा। तो यहाँ पे लगा के प्रश्न करेंगे कौन कोई था या क्या चीज़ कोई था या क्या चीज़ कोई नहीं था, कौन कोई नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यानी इसका अर्थ ये भी निकला कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करते हैं, देर लगाते हैं। जब आप कौन या क्या चीज़ लगा के भी प्रश्न कर लें, किसके पास लगा के भी प्रश्न कर लें, ये चारों लगा के प्रश्न करने पर जब उत्तर ना मिले तो इसका मतलब हुआ उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो देर का प्रयोग होगा। तो जब देर का प्रयोग होता है तो ये देखना पड़ता है कि उस वाक्य में एक्टिव का, इस वाक्य में एक वचन का हेल्पिव लगाएंगे कि बहुवचन का लगाएंगे। किस तरह से डिसाइड होगा, जिस शब्द के पीछे आपने कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न किया था उसी शब्द को देखिए एक वचन है कि बहुवचन है। अगर ये एक वचन है तो एक वचन का हेल्पिव लगाएंगे, बहुवचन है तो बहुवचन का हेल्पिव लगाएंगे। यहाँ लिखा कोई, तो कोई किसी एक इंसान की बात हो रही है तो इसको एक वचन की श्रेणी में रखा जाता है, तो यहाँ पे हेल्पिव के स्थान पर वॉज का प्रयोग होगा। हेल्पिव मिल गया। अब ट्रांसलेशन करेंगे, ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या लिखा हुआ है, क्या कोई नहीं था। तो पहले किसकी इंग्लिश बनाते हैं, WH की, यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। तो यहाँ पे WH क्या है, क्या, व्हाट। लेकिन जब भी हम लोग क्या शब्द का प्रयोग करने जाते हैं, क्या शब्द को ट्रांसलेट करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि उस शब्द की इंग्लिश बनेगी कि नहीं, क्या शब्द की इंग्लिश बनेगी कि नहीं। उसका तरीका मैंने बताया है कि वाक्य को पढ़िए और देखिए उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है कि नहीं। अगर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनेगी। देखिए प्रश्न करके, क्या कोई नहीं था, अगर कोई था तो बोलेंगे था, नहीं था तो बोलेंगे नहीं था, यानी इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है। तो इस केस में क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे तो सीधे कहां से बनाना शुरू करेंगे, नंबर 3 से, यानी हेल्पियो का पहला भाग। हेल्पियो क्या है, वॉज। नंबर 4 सब्जेक्ट या देयर, आपको मालूम है यहां पे देयर लगेगा। फिर नॉट, वॉज देयर नॉट। इसके बाद
हेल्पियो का बचा वाक्य नहीं है। फिर पहचान वाले शब्द के पीछे आने वाले अंग्रेजी पहचान वाले शब्द है था के पीछे लिखा है कोई की इंग्लिश हो जाएगी एनीवन। वॉज देयर नॉट एनीवन, वॉज देयर नॉट एनीवन। और अगर हम चाहें तो यहां से नॉट हटाएं और यहां एनी की जगह नो लिख दें, तो हो सकता है वॉज देयर नो वन, ये भी सही है, वॉज देयर नो वन या वॉज देयर नॉट एनीवन। क्लियर। अगला वाक्य है इस काम में क्या खतरा था। इस काम में क्या खतरा था लिखा है लास्ट में, इसके पहले लिखा है खतरा। खतरा शब्द में ना अक्षर जोड़ के देखिए। खतरना नाम का कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये शब्द वर्ब नहीं है। अगर ये शब्द वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे। किसके पास खतरा था, इस जगह लगा के प्रश्न करना है, यहाँ पे नहीं। किसके पास था नहीं, किसके पास खतरा था। किसके पास खतरा था, इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं मिल रहा है। किसके पास खतरा था, किसके पास खतरा था, इस प्रश्न का उत्तर वाक्य में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका अर्थ ये निकला कि इस वाक्य में पैसिव का एलपीओ लगेगा, एक्टिव का एलपीओ नहीं लगेगा, यानी वॉज या वर लगेगा और हैव नहीं लगेगा। वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, अब कौन शब्द लगा के फिर से सब्जेक्ट खोजेंगे, क्योंकि किसके पास लगा के आपने प्रश्न किया, उत्तर मिला नहीं, सब्जेक्ट मिला नहीं, तो कौन लगा के प्रश्न करेंगे। कौन खतरा था, कौन खतरा था, फिर से बता दें, प्रश्न सही जगह होना चाहिए। कौन था लगा के प्रश्न करेंगे तो गलत हो जाएगा। कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन था लगा के यहाँ पे प्रश्न था के पहले कौन लगाएंगे तो उत्तर मिलेगा खतरा। कौन था, खतरा था। कौन था, खतरा था। तो आप सोचेंगे खतरा शब्द सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने गलत जगह लगा के प्रश्न किया है। तो सही जगह प्रश्न क्या है, यहाँ पे लगा करना है। तो कौन खतरा था या क्या चीज खतरा था, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे नहीं लिखा है। कौन खतरा था, क्या चीज खतरा था, इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग होगा तो फिर हेल्पियो किस तरह से होगा कि एक वचन का लगेगा कि बहुवचन का। तो ये जो शब्द है जिसके पीछे आपने कौन या क्या चीज या किसके पास लगा के प्रश्न किया था, वो अगर एक वचन है तो एक वचन का लगेगा, बहुवचन तो बहुवचन का लगेगा। तो यहाँ पे खतरा शब्द एक वचन है, खतरा एक वचन है, इसलिए यहाँ पे वॉज का प्रयोग होगा। हेल्पियो के स्थान पर वॉज का प्रयोग होगा। अब ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे WH की इंग्लिश पहले बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। यहाँ पे क्या शब्द की इंग्लिश बनेगी, क्योंकि क्या शब्द जब वाक्य के शुरू में आता है तभी हमें ये देखना पड़ता है कि क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं बनेगी। और अगर अमूमन का क्या शब्द अगर बीच में कहीं दिख रहा है और क्या शब्द के बाद अगर कोई आपको संज्ञा दिख जाए तो पक्का है कि क्या की इंग्लिश बनानी ही बनानी है। अगर क्या शब्द के बाद संज्ञा दिख जाए तो क्या की इंग्लिश बनानी है, और क्या शब्द के बाद क्रिया दिख जाए तो भी क्या की इंग्लिश बनानी है। क्या के बाद संज्ञा या क्रिया दिखता है तो क्या की इंग्लिश बनानी है, ठीक है। लेकिन अगर क्या शब्द के बाद क्या था अगर खाली लिखा होता क्या था, तो उस केस में आप क्या की इंग्लिश तब भी बनाते। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है कि क्या की इंग्लिश कब नहीं बनाते हैं। इसके लिए बस एक ही बढ़िया फॉर्मूला बना हुआ है भाई कि हाँ या ना में उत्तर आए तो क्या की इंग्लिश मत बनाओ, और बाकी ट्रिक पे जाओगे तो कई बार फंस सकते हो। इसलिए ये ट्रिक अपना के चलो कि क्या इस काम में क्या खतरा था, तो क्या तो बीच में दिख रहा है, और इस प्रश्न का उत्तर भी देख लीजिए कि हाँ या ना में नहीं आएगा, हाँ या ना में इसका उत्तर नहीं आएगा। देख लीजिए इस काम में क्या खतरा था, तो जो खतरा था वो बताएगा आदमी, ये खतरा था, इस काम को करो तो जान जाने का डर था या बीमार होने का डर था, ये बता सकता है। कोई भी उत्तर ये दे सकता है, ये नहीं था, ये नहीं दे सकता उत्तर कि हाँ या ना, ये कोई नहीं कहेगा हाँ। क्या इस काम में क्या खतरा था, तो सामने वाला कहेगा हाँ। इस काम में क्या खतरा था, नहीं। ये प्रश्न का उत्तर नहीं आने वाला है, इसलिए यहाँ पे क्या की इंग्लिश बनेगी। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। अगर ये पता करना हो क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं बनेगी, तो इस केस में यहाँ पे क्या की इंग्लिश बनेगी, तो व्हाट लिखेंगे। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या शब्द WH है, यानी प्रश्नवाचक शब्द है। इसके बगल में जो शब्द लिखा है वो संज्ञा है, ये क्रिया तो नहीं है, संज्ञा है, तो इसकी इंग्लिश के बगल में बना देंगे व्हाट रिस्क, और डेंजर भी कह सकते हैं। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग वॉज। नंबर 4 सब्जेक्ट या देयर, यहाँ पे तो देर लगेगा क्योंकि जब आपने प्रश्न किया किसके पास कौन या क्या चीज लगा के इसका उत्तर नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग करेंगे। व्हाट वॉज देयर, व्हाट रिस्क वॉज देयर। अब बचा पहचान वाले शब्द के पीछे आने वाले शब्द की अंग्रेजी। था के पीछे लिखा खतरा, खतरा की इंग्लिश आप यहाँ पे पहले ही बना चुके हैं, तो इस तरह से ट्रांसलेशन हुआ पूरा। लेकिन अब बचा क्या रह गया इस काम में, तो जो बचा रह जाता है उसको पीछे से बनाते हैं। तो पहले मेक इंग्लिश इन, और इस काम की इंग्लिश बनाएंगे तो दिस वर्क कहेंगे, इन दिस वर्क। व्हाट रिस्क वॉज देयर इन दिस वर्क। अब
इन दिस वर्क की जगह इन दैट वर्क भी कह सकते हैं। अगर वो काम अभी अपने सामने नहीं है, उस काम के बारे में जो बात हो रही है वो काम खत्म हो चुका है, तो उस केस में आप दिस की जगह दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नवाचक और सकारात्मक वाक्यों को डील किया, और ऐसे वाक्य थे जो कि था थी के पहले या होता था होती थी के पहले वर्ब नहीं दिख रहे थे, तो उस तरह के वाक्यों को उन्होंने ट्रांसलेट किया। और हमें लगता है कि इस वाक्य को और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर ये अब तक पता चल चुका होगा कि देयर का प्रयोग कहाँ पर होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से एक्टिव पैसिव खोज के ट्रांसलेट किया जाता है बिना वर्ब वाले वाक्यों में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मैं हमेशा की तरह आपको यही कन्विंस करना चाहूँगा कि आप उसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए, दूसरों को बताइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, और मेरे इस चैनल के बारे में दूसरों को बताते चले जाइए ताकि ये ग्रो करता रहे और हम और आप सब एक बड़े सदस्य के रूप में, बड़े फैमिली मेम्बर बन के उभरे और इस वीडियो के बारे में लोगों को और जानकारी मिलती रहे और मैं भी मोटिवेटेड रहूँ अगले बार भी नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो बस इतनी बातों के साथ मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।